F1 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जाएगा F1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा F1 cos थीटा 3 आएगा, F1 cos थीटा 3। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस तरह से यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। देखो, इस जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हो तो इसमें 2-3 कंसेप्ट तुम्हें पढ़ने होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो? एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हों, एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हों, मान लो एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q। तो जब एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होता है। यानी कि ये पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है O, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक P है और एक Q है, तो हम इनको ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों फोर्स कहाँ पर लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स पर लग रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स पर लग रहे हैं। एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने ये। तो एक फोर्स लग गया यहाँ पर P और एक फोर्स लग गया यहाँ पर Q। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आ गया ये, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये, जिसको मैंने लिखा R से। तो अगर ये Q है तो ये फोर्स Q है, तो ये फोर्स भी क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ से साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को जो है शो कर रहा है। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो फोर्स एक पॉइंट पर काम कर रहे हों तो उनको ऐसा माना जा सकता है कि वो एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर काम कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होता है। अब यहां पर एक फॉर्मूला तुम पढ़ते हो रिजल्टेंट का, वो मैं बता भी दूंगा तुम्हें कैसे आ रहा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हो तुम, वो आता है P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ऐसा करके फॉर्मूला एक पढ़ा है तुमने, बहुत बार पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला आता है कहां से? मान लिया शुरुआत में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, मान लिया ऐसा थीटा एंगल है ना, या थीटा एंगल है। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहां से अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ, इसको एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये एंगल भी बनेगा थीटा। और अब Q जो है उसने एक एंगल बना लिया, तो Q के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजेंटल। तो मैंने इसको नाम दे दिया O, A, B, C और D। तो जो OB डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, ये है Q फोर्स, तो Q cos थीटा। और जो BC डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, Q sin थीटा। तो तुम्हारे पास एक बन जाता है ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये पूरी जो साइड है किसके बराबर हो गई, OA + PAB। तो ये बराबर हो जाती P + Q cos थीटा। और ये जो साइड है किसके बराबर हो जाती, Q sin थीटा। और ये बन जाता है R जो है वो किसके बराबर हो जाता है, √P + Q cos थीटा का होल स्क्वायर + Q² sin² थीटा। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ जाता है। फिर कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रिजल्टेंट जो है वो क्या एंगल बना रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन मान लो ये डायरेक्शन रिजल्टेंट बना रहा है फाई, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालते हो tan फाई की। तो tan फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया, Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए होंगे, है ना। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये फॉर्मूला काम आएंगे। फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब एक पॉइंट पर दो फोर्स कम से कम काम कर रहे हो। जब एक पॉइंट पर कम से कम दो फोर्स काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा माना जा सकता है कि वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर काम कर रहे हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होता है। क्लियर ये बात? और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा एक लॉ
अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। उसको कहते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, यदि एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, मान लो वो तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, मैं तो मान रहा हूं कि ऐसे लग रहा है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मान लो ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है F3। तीन होने चाहिए फोर्स, कितने होने चाहिए? तीन, कम से कम तीन, तीन होने चाहिए। तो तीन फोर्स लग रहे हैं और उनके जो एंगल है, मान लो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। तो लामी थ्योरम ये कहती है कि फोर्स फोर्स F3 और उसके सामने के एंगल का साइन, उसके सामने के एंगल का साइन, उसके सामने का एंगल अल्फा का साइन इक्वल टू F1 अपॉन उसके सामने का एंगल गामा, सामने का एंगल गामा इक्वल टू F2 अपॉन उसके सामने का एंगल बीटा और उसका साइन। इनका जो रेशो है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। वापस सुनो, लामीज थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो फोर्स और उसके सामने के एंगल के साइन का, उसके सामने के एंगल के साइन का जो रेशो आता है तीनों फोर्स के लिए, वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज तुम लोगों ने पढ़ी भी होगी, आती भी होगी तुम लोगों को, एक होता है कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस। कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये एक लाइन है और यहां से तीन चार फोर्स लग रहे हैं ऐसे, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ऐसा मान लिया हमने, है ना। तो लेट सपोज ये फोर्स है F1, एक फोर्स यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। ऐसे फोर्स हमने लगा दिए, इनके एंगल बना दिए मैंने, एंगल बना दिए। इस एंगल को मैंने बोला θ1, इस एंगल को बोला मैंने θ2, यहां से ये जो एंगल है इसको बोला मैंने θ3 और यहां से इस एंगल को बोला मैंने θ4। तो अब हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनानी होती है। क्या बनाना होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी होगा क्या नहीं होगा ये। तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनानी होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? हम कंपोनेंट करेंगे फोर्स के। तो यहां पर तीन कंडीशन लगती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तीन आती है। समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लो, उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? जीरो के बराबर। समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, शुड बी इक्वल्स टू जीरो। देखो भाई, अब क्या करना है? कंपोनेंट करना है फोर्स के। फोर्स के कंपोनेंट कैसे होंगे? ये F2 का जो कंपोनेंट है, F2 का कंपोनेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा? वो आएगा F2 cos थीटा, F2 cos थीटा। फिर F3 का जो कंपोनेंट आएगा वो भी यही आएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वो क्या आएगा? F3 cos थीटा 2। ये θ1 है, ये θ2 आ गया। F1 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जाएगा, F1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आएगा? वो आएगा F1 cos थीटा 3। कितना आएगा? F1 cos थीटा 3। वो प्लस होगा माइनस होगा वो बाद की बात है। आएगा कितना? F1 cos थीटा 3। ठीक है, θ3। और F4 जो है, F4 का कंपोनेंट कितना आएगा? वो आएगा F4 cos थीटा 4। तो हॉरिजेंटल फोर्स का समेशन करना है, तो जितने भी फोर्स हैं F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 और प्लस F4 cos थीटा 4। अब इनमें कौन प्लस होगा, वो कौन माइनस होगा, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से आप निकाल लोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में भी सभी का अलजेब्रिक समेशन करके किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो यूज होती हैं कब? जब हमें फोर्स और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला है कि
एक ऐसे कोई सीलिंग है, फिक्स कर रखा है उसको, और ये यहाँ से किसी एक स्ट्रिंग को, ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को एक्सटेंड करके यहाँ से एक मास को हैंग किया गया है, मास लटकाया गया है। उस मास की वैल्यू है m। ये एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है थीटा, और फोर्स कितना दिया है, अ मास इज सस्पेंडेड बाय अ रोप फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट p, ये p रिजिड सपोर्ट है एज शोन इन फिगर। अनदर रोप इज टाइड एट द एंड q एंड इट इज पुल्ड बाय हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स ये हो गया, इससे पुल किया जा रहा है इसको। इफ द रोप पी क्यू मेक्स एंगल थीटा, पी क्यू ये पॉइंट है q, एंगल थीटा विद द वर्टिकल, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी ये हमें निकालना है ना। हमें ये बताना है कि टेंशन जो है वो कितना होगा, वो बताना है। फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन होगी वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शंस ए है, ऑप्शन ए है एफ साइन थीटा, ऑप्शन बी है एफ अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन सी है एफ कॉस थीटा, और ऑप्शन डी है एफ अपॉन कॉस थीटा। क्या आंसर आएगा बताओ, बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को तुम कंपोनेंट करके भी कर सकते हो और लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो। तो अगर कंपोनेंट करके करोगे, देखो टेंशन जो है ना, टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट आप काम कर रहे हो उस पॉइंट से हमेशा दूर की तरफ होगा टेंशन। ठीक है, तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कंसीडरिंग पॉइंट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द कंसीडरिंग पॉइंट। जो पॉइंट है, कंसीडर जिस पॉइंट को कर रहे हो उससे हमेशा दूर की तरफ होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम कंसीडरिंग पॉइंट, कंसीडरिंग पॉइंट। तो यहां पर टेंशन जो है, अगर Q से देख रहे हो तो टेंशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और P से देख रहे हो तो यहां आएगा। तो अगर यहां से मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, मैं डायग्राम यहां पर एक बार वापस से बना लूं, तो ये लाइन दी हुई है, फिर ये है यहां पर, और यहां ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, और यहां पर ये हैंग कर रहा है मास M, ये पॉइंट है Q, और ये एंगल है थीटा, यहां है टेंशन T। अगर मैं इसको वर्टिकली एक्सटेंड करा दूं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब इसके कंपोनेंट कर दो टी के, तो टी के कंपोनेंट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा यहां पर, ये बनेगा टी कॉस थीटा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना जाएगा, यहां जाएगा टी साइन थीटा, कितना जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पूछा है वैल्यू टी की, वैल्यू बतानी टी की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है उसको बैलेंस कर दो। तो यहां से क्या बन रहा है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन साइन थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन साइन थीटा। यस और नो, क्लियर, आंसर आ जाएगा बी। हाँ ना बोल दो यार, इसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ऐसे रिजिड बॉल है, ये बॉल है, और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहां से एक स्ट्रिंग को टाइट किया गया है, ये स्ट्रिंग इस तरह से एक पुली के ऊपर से घूमती हुई जा रही है, ये पुली है यहाँ पर एक पुली, और ये फिक्स पुली है, मूविंग पुली नहीं है, फिक्स पुली है, ये पुली है, और यहाँ से फिर ये जो है एक और पुली आ गई ऐसे, और अब यहाँ पर एक वेट लटकाया हुआ है, और ये वेट की वैल्यू है W, और यहाँ पर भी एक वेट है, और ये वेट की वैल्यू भी है W। यहाँ से एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है थीटा, और यहाँ से इसको सपोर्ट दिया हुआ है ऐसे, एक पोल लगाया हुआ है, पोल, उस पोल की हेल्प से ये रुकी हुई है। ये है पुली P1 और ये है पुली P2। क्वेश्चन में हमें बोला गया है P1 और P2 पुली जो है वो फिक्स है, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विल बी, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विल बी, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विल बी, ऑप्शन ए है 60 डिग्री,
ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 15 डिग्री। 15 डिग्री। हमें थीटा एंगल की वैल्यू बतानी है। हमें क्या बताना है? थीटा एंगल कितना है वो हमें बताना है। देखो भाई कैसे करोगे इसको? करने के लिए मैं इस पुली को एक बार कॉपी कर लूँ, तो कॉपी कर लेते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले तो इसमें टेंशन बनाओ। टेंशन कहाँ कहाँ जा रही होगी? तो मैंने कहा जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो उससे किधर की तरफ होगी? अवे। तो इस पॉइंट के अबाउट देखो, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स हो गए। एक तो इधर टेंशन आ रही होगी ये, तो लेट सपोज ये जो टेंशन है, ये वाली टेंशन है T2, ठीक है। ये वाली जो टेंशन है वो है T2 और ये वाली जो टेंशन है वो है T1। ये वाली जो टेंशन है वो है T1। तो यहाँ ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ से अगर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और इसी तरह से यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर? अब करो कंपोनेंट। फोर्स के कंपोनेंट करोगे तो T1 यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा T1 cos थीटा और यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा T2 cos थीटा। और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएंगे दोनों के ही, वो कितने जाएंगे? T1 साइन थीटा और इसका कितना जाएगा? T2 साइन थीटा। ये क्लियर है? ये कंपोनेंट मैंने कैसे किए, क्लियर है क्या? तो अब सबसे पहले समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स करो। तो समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू 0। इसको करते हो तो यहां से मिलेगा T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा। तो T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा हो गया। दैट मीन्स कि T1 इक्वल्स टू क्या मिल गया यहां से? T2। T1 और T2 दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। T1 और T2 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, अगर हम इसको कर रहे हैं यहां से। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इक्वल्स टू W। T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इक्वल्स टू W। और T1 और T2 अब आपस में इक्वल है, तो इसको लिखा जा सकता है 2T साइन थीटा। 2T साइन थीटा इक्वल्स टू W। क्या लिखा जा सकता है? 2T साइन थीटा इक्वल्स टू W। क्लियर है यहां तक? T1 साइन थीटा या 2T2 साइन थीटा जो चाहो आप लिख सकते हो। मैं इसको 2T2 साइन थीटा लिख देता हूं। अब यहां ध्यान से देखो कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वही टेंशन यहां पर भी होगी। यानी कि यहां पर अगर टेंशन T2 है तो यहां पर भी टेंशन क्या होगी? T2 होगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शन लेस है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी यहां पर, वही टेंशन यहां पर होगी। यहां से मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि T2 किसके इक्वल है? W के इक्वल है। T2 किसके इक्वल है? W के इक्वल है। यहां से दिख रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में T2 किसके इक्वल है? W। T2 अगर W के इक्वल है तो यहां से इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? T2 साइन थीटा इक्वल्स टू W। और T2 इक्वल्स टू W है तो W से W कैंसिल, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यस और नो? यहां से जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। सही है या गलत है? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, ये मेरे को बताना करके। इसी क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रहा हूं, और चेंजेस ये है कि अब मैंने जो ये फोर्स है, अब मैंने क्या चेंज किया है इसमें? चेंज मैंने क्या है, इसको लिख दिया मैंने W1 और इसको लिख दिया W2। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने W1 और इसको लिख दिया मैंने W2। यहां पर लिख दिया मैंने T1, यहां पर लिख दिया मैंने T2 और यहां पर लिख दिया मैंने T3। ऐसा लिख दिया। हाँ तो वही तो क्या है? T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा। यही तो क्या है? यही तो क्या है? T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो T1 इक्वल्स टू T2 आ गया। माइनस होगा तो माइनस जाके बराबर हो जाएगा ना। ऐसा क्यों होगा भाई? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी तो देखोगे ना। ये लिखोगे आप T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इक्वल्स टू 0 करोगे आप। समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू 0। यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। T1 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस T2 cos थीटा। एल्जेब्रिक समेशन है वो, साइन के साथ लेना है। पॉजिटिव, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, दोनों दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगेंगे।
यहां T1, T2 और T3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है T1 इक्वल्स टू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T3। सेकेंड ऑप्शन है T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। थर्ड ऑप्शन है T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T3। और डी ऑप्शन है T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3। बताओ क्या ऑप्शन आएगा? T1 इक्वल्स टू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T3, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इज नॉट और इक्वल्स टू T3। और थर्ड ऑप्शन में तीनों इक्वल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में चारों इक्वल है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? वैसे इनके कंपोनेंट कर दो जैसे पहले कर रखे थे, वही क्वेश्चन है, बस उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया। तो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा, तो यहां से कितना बनेगा T1 कॉस थीटा, और यहां से कितना बनेगा T2 कॉस थीटा। तो T1 T2 आपस में इक्वल, यहां पर T2 है तो ये रस्सी जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो T3 बराबर होगा W2 और T3 बराबर होगा W2, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। तो एक ही स्ट्रिंग है तो यहां पर T2 इक्वल्स टू क्या हो गया T3, और ये किसके बराबर हो गया W2। और यहां से जब बैलेंस कर रहे हो आप हॉरिजेंटल फोर्सेस को, तो आपको लिखना पड़ेगा T1 कॉस थीटा माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए लिख रहा हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से बनेगा T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू T2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया, किसके बराबर आ गया T1 इक्वल्स टू T2, और T2 ऑलरेडी किसके बराबर हो रहा है T3 के बराबर हो रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? W1 है और ये W2 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2? W1 और W2 के बीच में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए W2 इक्वल्स टू W1 अपॉन 2 कॉस थीटा। ऑप्शन बी 2W1 कॉस थीटा, यानी कि W2 इक्वल्स टू 2W1 कॉस थीटा। ऑप्शन सी है W2 इक्वल्स टू W1, और ऑप्शन डी है W2 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा अपॉन W1। बताओ कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट इज W2 इक्वल्स टू W1 अपॉन 2 कॉस थीटा। ऑप्शन बी W2 इक्वल्स टू 2W1 कॉस थीटा। ऑप्शन सी W2 इक्वल्स टू W1, और ऑप्शन डी W2 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा अपॉन W1। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? देखो यहां पर कितना आ रहा था, ये आ रहा था T1 कॉस थीटा, ये कितना आ रहा था T2 कॉस थीटा। यहां पर टेंशन कितना था T2, और यहां पर ये कितना है T2। तो T2 किसके इक्वल है W2 के, ठीक है। T2 किसके इक्वल है W2, ये हमें पता ही है। यहां पर जो वर्टिकली टेंशन आई थी, वर्टिकल ये कितनी आई थी, ये आई थी T1 साइन थीटा, और ये कितनी आई थी T2 साइन थीटा। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2 है, तो ये बन गया 2T1 या 2T2 साइन थीटा। 2T2 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है W1, और T2 किसके इक्वल है W2 के, T2 किसके इक्वल है W2 के, तो ये हो गया 2W2 साइन थीटा इक्वल्स टू W1। तो W2 किसके इक्वल हो गया W1 अपॉन 2 साइन थीटा। W2 किसके इक्वल हो गया W1 अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, अदर इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि दो फोर्स हैं, दो में से पहला
एक फोर्स दूसरे का डबल है मैग्नीट्यूड में, एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, एंड परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस, the angle between the two forces is the angle between the two forces is इन दो फोर्सेस के बीच में क्या एंगल होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 150 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का रिजल्टेंट, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, उनमें से एक जो है वो दूसरे का क्या है, डबल है, एंड परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस, ऐसा बोला है कि जो रिजल्टेंट है दोनों में से जो छोटा फोर्स है उनके परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, इन दोनों एंगल्स के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल होगा वो आपको बताना है। देखो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट आ गया परपेंडिकुलर, तो ये एक फोर्स हो गया, मान लो ये फोर्स है F, इसके परपेंडिकुलर है। दूसरा फोर्स कुछ ऐसे आ रहा होगा, जब भी तो परपेंडिकुलर आएगा ये फोर्स हो गया 2F, है ना, ये फोर्स हो गया 2F क्योंकि यहां पर बोला हुआ है वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट के बीच में और ये जो रिजल्टेंट और इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं फाई, और यहां फाई की जो वैल्यू है कितनी है, 90 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो tan फाई है वो किसके इक्वल होता है, Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो यहां पर ये वाला जो फोर्स है जिसके साथ एंगल बन रहा है ये हो गया P, छोटा वाला फोर्स, और बड़ा वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया, Q हो गया। तो tan फाई की वैल्यू कितनी दी है, tan 90 डिग्री, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया tan 90 डिग्री। Q की वैल्यू कितनी है 2F, तो ये हो गया 2F sin थीटा, ये हो गया है 2F sin थीटा अपॉन P की वैल्यू कितनी है F, P की वैल्यू है F, तो F प्लस 2F cos थीटा। tan 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो 1/0 इक्वल्स टू 2F sin थीटा अपॉन F प्लस 2F cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हम लिख सकते हैं F प्लस 2F cos थीटा इक्वल्स टू 0, F प्लस 2F cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आएगा cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होगी -1/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1/2 यानी कि 120 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है ये? आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर द मासेस ऑफ टू ब्लॉक्स है। अब एक ये रिजिड सपोर्ट है और यहां से एक स्ट्रिंग है जो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा, ये एंगल बन रहा है थीटा 2, और यहां पर कोई ब्लॉक है M जिसका मास है M और ये पॉइंट है A। फिर यहां से फिर से एक और ब्लॉक को टाई कर दिया गया, एक और ब्लॉक बांध दिया यहां से, और ये एंगल है थीटा 1, और ये जो ब्लॉक है यहां पर जो है ये भी क्या मास है, M है, M। दोबारा से बना देता हूं, यहां पर भी जो ब्लॉक है इसका मास भी है कितना, M, और ये पॉइंट हो गया B। और फिर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
एक मिनट रुकना। इन द फॉलोइंग फिगर द मासेस ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर सेम एंड ईच इक्वल टू एम। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ ए एंड ओ बी। तो ये पॉइंट है ओ ए में जो टेंशन है वो है T2, यहाँ पर टेंशन है T2 और यहाँ पर जो टेंशन है वो है T1। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर, ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम। तो टेंशन T1 इज फाइंड आउट द टेंशन T1, फाइंड आउट द टेंशन T1, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है mg, ऑप्शन बी दिया है √2mg, ऑप्शन सी दिया है √3mg। ये mg बाहर है रूट के, है ना, ये वाला mg रूट के बाहर है, √3mg। और ऑप्शन डी दिया है √5mg। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना लो पहले तो जल्दी से। कैसे बनाओगे? यहां से इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी कितना होगा? θ2। और सिमिलरली यहां से अब इनको फोर्स का ब्रेक करो। फोर्स को अगर ब्रेक करोगे तो बी पॉइंट के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाते हो बी पॉइंट के लिए, तो बी को मैंने बाहर निकाल लिया, बी पर मास लग रहा है m, ठीक है। तो इसके लिए ये यहां पर ये लगा लिया मैंने θ1, तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा, यहां से ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है T1, तो यहां से एंगल बना रहा है θ1, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? T1 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T1 sin θ1। ये 1 ये फोर्स कितना है? mg है। और जो इसको डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो भी कितना लग रहा है? mg, जो इसका खुद का वेट आ रहा है mg, ठीक है। तो अब इनको हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को इक्वल करो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से क्या देख रहे हो? T1 cos θ1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? mg। इसको लिखा है इक्वेशन फर्स्ट। हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से, ये है वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या आएगा? T1 sin θ1 इक्वल्स टू mg, ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो हमें तो T1 निकालना है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो T1 स्क्वायर ये बनेगा sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1, और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर g स्क्वायर, 2m स्क्वायर g स्क्वायर। तो यहां से ये T1 की वैल्यू आ जाएगी √2mg, T1 की वैल्यू आ जाएगी √2mg, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। चेक करो, यही आंसर आएगा क्या? क्वेश्चन में हमें ये पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन T2। अब सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में हमें पूछ लिया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन T2, वैल्यू ऑफ टेंशन T2 की वैल्यू बतानी है। T2 की वैल्यू बतानी है तो कौन सा आपको ब्लॉक लेना पड़ेगा? आपको ब्लॉक लेना पड़ेगा ये ए पॉइंट वाला। तो ए पॉइंट वाला आपने ब्लॉक ले लिया। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये रस्सी है इधर से और एक ये स्ट्रिंग जा रही है, तो ये एंगल बन रहा है कितना? θ1। और इसको आप एक्सटेंड करो इस वाले पॉइंट को यहाँ से, तो ये एंगल कितना है? θ2। यहाँ पर टेंशन है T2 और यहाँ पर टेंशन होगी कितनी? T1, है ना। तो कंपोनेंट करो इनके, तो ये खुद का मास mg, तो इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे पहले वो लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। तो ये mg एक तो नीचे की तरफ गया, और ये वाला टेंशन आएगा कितना आएगा? ये आएगा T1 cos θ1, ठीक है, T1 cos θ1। इसी तरह से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर, ये होगा T1 sin θ1। इसके कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा T2 sin θ2 और ये आएगा T2 cos θ2। चेक करो सही है ना, ये यही कंपोनेंट आएंगे, कुछ और आएंगे? फोर्स और वर्टिकल फोर्स को इक्वल करो, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हो T2 निकालना है हमें, तो यहां से आप लिख सकते हो T2 sin θ2 इक्वल्स टू T1 sin θ1। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करो, तो वर्टिकल फोर्स में क्या आएगा? T2 cos θ2
और डाउनवर्ड में कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं T1 cos थीटा 1 और प्लस mg। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे को थीटा 1 की वैल्यू चाहिएगी। तो थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाएंगे, यहाँ से निकाल के लाएंगे थीटा 1 की वैल्यू। थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो ये बनेगा टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 हो जाएगा 1 के इक्वल mg अपॉन mg। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। थीटा 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है बस, T2 साइन थीटा 2, T2 साइन थीटा 2, T1 साइन थीटा 1 यानी कि साइन 45 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन रूट 2, और T2 कॉस थीटा 2 ये कितना हो जाएगा, T1 अपॉन रूट 2 प्लस mg। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 बनेगा 1, ये बन जाएगा T2 स्क्वायर। यहाँ पर बनेगा T1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा T1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 T1 अपॉन रूट 2 mg। ये वैल्यू हो जाएगी। T1 की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। T1 की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट 2 mg। T1 की वैल्यू जो निकाली हमने वो सब्सटीट्यूट कर दो, T2 स्क्वायर। T1 की वैल्यू कितनी निकाली, अंडर रूट 2 mg, तो अंडर रूट 2 mg रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा T1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर। ये कितना है पहले से ही m स्क्वायर जी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना है 2t, तो ये लिखा जाएगा 2 रूट 2 mg अपॉन रूट 2 और ये mg, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये हो गया 2m स्क्वायर जी स्क्वायर 4 5, तो यहाँ से T2 स्क्वायर आ गया 5m स्क्वायर जी स्क्वायर, तो T2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5 mg। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, T2 की। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के, फोर्स का इक्विलिब्रियम की कंडीशन के क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। और ये थे न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के थे कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में है। इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो करके बता देना मेरे को। होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ऐसा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है। और एक ऑप्शन है 30 डिग्री, एक ऑप्शन है 45 डिग्री, एक ऑप्शन है 60 डिग्री और एक ऑप्शन है 90 डिग्री। ये करके बताना है। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ पर। आज थे फर्स्ट लॉ के ऊपर, कल करेंगे सेकंड लॉ पर, परसों करेंगे थर्ड लॉ के ऊपर, और फिर फोर्थ लेक्चर में करेंगे मिक्स, जितने भी मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर सारे वो। तो 4 लेक्चर में ये खत्म होगा। उसके बाद हम करेंगे 2 लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन, और 1 लेक्चर में करेंगे फ्रिक्शन। ठीक, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं।